हाँ जी। अब हमारा टॉपिक चल रहा है अजमेर के चौहान। तो हमने और शासक पढ़ा था बिग्रहराज चतुर्थ। एक विद्वान हुआ था किलहौर्न ने बिग्रहराज चतुर्थ के बारे में कहा था कि भारत का ऐसा शासक जो कालिदास एवं भवभूति की होड़ कर सकता था। उसके बाद में हम नेक्स्ट शासक पढ़ते हैं और अपर गाम्य इसका शासनकाल है 1163 से और 1164 का। कुछ नहीं पढ़ना, बस याद रखना है। इसके बाद में आएगा पृथ्वीराज सेकंड, 1164 से 1169 का शासनकाल है। इसको भी बस नहीं पढ़ना है। ये जयदेव का लड़का था, इसको हटा करके गद्दी पर बैठ गया। इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज की निसंतान मृत्यु हो जाती है, तो अब बैठता है इसका चाचा गद्दी पर, उसका नाम है सोमेश्वर। तो अब हम सोमेश्वर को पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया साहब सोमेश्वर। अब सुनिए ध्यान से। सोमेश्वर का शासनकाल है 1169 से 1177। सोमेश्वर गद्दी पे बैठ गया। अब देखिए सोमेश्वर की जो पत्नी थी उसका नाम था कर्पूरी देवी, जो पुत्री थी दिल्ली के अनंगपाल तोमर की। ठीक है साहब। इस सोमेश्वर से जो संतान पैदा हुई थी, सोमेश्वर से और कर्पूरी देवी से, उसका नाम है पृथ्वीराज थर्ड। अब देखिए सोमेश्वर का एक मित्र हुआ करता था आबू का। यहां पड़ता है आबू, और आबू का शासक है सलख जैत्र सिंह। ये इसका मित्र था। तो इस सोमेश्वर की अब हत्या कर दी जाती है। हम युद्ध पढ़ रहे हैं 1177। अहीरवाड़ा ऑब्लिक अहिलवाड़ा युद्ध, ये युद्ध हुआ था। अब ये युद्ध किससे हुआ था? ये युद्ध हुआ था सोमेश्वर वर्सेस गुजरात का शासक है, गुजरात शासक भीमदेव सेकंड, या इसका दूसरा नाम है मूलराज सेकंड। इसके बीच में अब देखिए इस गुजरात के शासक का साथ देने वाले पृथ्वीराज चौहान के ही परिवार के लोग थे। एक का नाम था नागार्जुन, सुरजन और अपर गाम्य। इन तीनों ने प्लान बनाया कि हम ले चलते हैं सोमेश्वर को युद्ध में गुजरात के शासक से लड़वाने के लिए। और अब वहां पर क्या हुआ, गुजरात के शासक के द्वारा और युद्ध में और सोमेश्वर की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। तो इसकी हत्या हो जाती है हमारे सोमेश्वर की 1177 ईस्वी में अहिलवाड़ा या अहीरवाड़ा युद्ध में। इसके बाद में देखिए एक क्वेश्चन और यहां से बनेगा इनका। सोमेश्वर ने अजमेर में अपने पिता की मूर्ति बनवाकर नवीन मूर्ति कला को प्रोत्साहित किया था।
प्रोत्साहित किया। ये सोमेश्वर से संबंधित बातें हैं। सोमेश्वर, सोमेश्वर की रानी का नाम कर्पूरी देवी दिल्ली के अनंतपाल तोमर की पुत्री थी। इससे जो संतान पैदा हुई वो पृथ्वीराज थर्ड है। सोमेश्वर को मरवाने में जिनका सहयोग था नागार्जुन, सुरजन, अपरगामी का, और सोमेश्वर की हत्या की थी एक कूटनीति के, एक चाल के तहत हुई थी और अहिरवाड़ा युद्ध में भीमदेव सेकंड या मूलराज सेकंड के द्वारा करवा दी गई। अब इसके बाद में हम जो मूर्ख शासक है उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो गद्दी पे बैठेगा पृथ्वीराज थर्ड। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, एक एक लाइन काम की है, लिखना कुछ नहीं, बस समझना ही समझना है। याद हो जाएगा, यही याद करवा देंगे। अब गद्दी पे बैठ रहा है पृथ्वीराज थर्ड। शासनकाल है 1177 से 1192 ईस्वी का। अब देखिए, पृथ्वीराज थर्ड के पिताजी की मृत्यु हो जाती है। पृथ्वीराज थर्ड की माता का नाम, पहले पिता का नाम लिख देता हूं। पिता का नाम है सोमेश्वर, सारे काम के हैं सोमेश्वर। माता का नाम है कर्पूरी देवी। नाना का नाम है अनंगपाल तोमर। उसके बाद में सेनापति भुवनमल। मुख्यमंत्री औलिक संरक्षक, एक एक काम का है, ध्यान रखना। कैलाश या उसका नाम कैमास या उसका नाम कदम्बवास, ये तीनों नाम उसी के हैं। ये संरक्षक था क्योंकि संरक्षक पिता के मृत्यु होने के बाद में इसने इसका संरक्षण किया था। और इनकी जो संरक्षिका थी, इनकी माता थी संरक्षिका कर्पूरी देवी। ठीक है, इनकी एक एक लाइन काम की। इनका जन्म हुआ था 1166 में और जगह का नाम याद रखना है अहिलपाटन। अहिलपाटन है गुजरात में। ठीक है साहब, 66 में जन्म हुआ, 77 में बैठा। तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि गद्दी पर बैठते समय आयु, गद्दी पर बैठते समय पृथ्वीराज की आयु, समय आयु बताइए कितनी होगी? 11 वर्ष। काम किए बहुत ज्यादा। 11 वर्ष की अवस्था में गद्दी पे बैठा। अब सुनना ध्यान से, क्या 11 वर्ष का लड़का शासन चला सकता है? क्या नहीं चला सकता। इसलिए जो शासन का संचालन कर रही थी, उस शासन का संचालन किया जा रहा था किसके द्वारा? कर्पूरी देवी के द्वारा। इसलिए जो कर्पूरी देवी है, मैं यहां निकाल के ला रहा हूं, कर्पूरी देवी भारत की पहली महिला हिंदू शासिका है। भारत की पहली महिला हिंदू शासिका और कौन है दोस्तों? कर्पूरी देवी है। जबकि एक क्वेश्चन हो रहा है कि भारत की सबसे पहली सुल्तान थी रजिया सुल्तान। तो यहाँ ये क्वेश्चन क्लियर रखना है आपको। अब देखिए साहब, शासन चल रहा, गद्दी पर बैठ गया। गद्दी पर बैठते समय, जब ये गद्दी पर बैठा था, तो इसके जो चाचा थे नागार्जुन, सुरजन, अपरगामी, इसको शासक स्वीकार नहीं कर रहे थे। बड़ी समस्या हो गई पृथ्वीराज को। 11 वर्ष का लड़का कुछ कर सकता नहीं है, बहुत ज्यादा समस्याएं थी। तो देखिए अब क्या होता है, जैसे ये गद्दी पे बैठा, तो गद्दी पे बैठते ही बैठते अब उन लोगों ने विद्रोह किया था, इसके चाचाओं ने। तो सबसे पहला हम युद्ध पढ़ रहे हैं 1178 का युद्ध। देखिए 1177 में गद्दी पे बैठा, 78 में जब गद्दी पे बैठा तो एक युद्ध हुआ था, गुरुग्राम का युद्ध। गुरुग्राम युद्ध हरियाणा में, गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है। गुरुग्राम का युद्ध हुआ था और ये युद्ध हुआ है किस किस के बीच में? ये युद्ध हो रहा है पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान का मतलब थर्ड लिख रहा हूं मैं, पृथ्वीराज थर्ड वर्सेस और नागार्जुन, सुरजन और अपरगामी के बीच। ठीक है, और इस युद्ध में विजय होती है किसकी?
पृथ्वीराज की। तो विजयी हुआ, विजय। अब देखिए इनकी 3 उपाधियां हैं, पृथ्वीराज चौहान की 3 उपाधियां हैं, मैं आपको याद करवाऊंगा। इस युद्ध को इसने जीता तो इसने उपाधि धारण कर ली थी। गुरुग्राम युद्ध जीतने के बाद में उपाधि धारण की गई है इनके द्वारा, वो रही है राय पिथौरा। राय पिथौरा, रास्ते में पत्थर के समान राय पिथौरा, रास्ते के पत्थरों को हटाने वाला राय पिथौरा की उपाधि कब? अपने ही परिवार वालों को पराजित करने के बाद इन्होंने जो उपाधि धारण की थी वो की थी राय पिथौरा की। तो पहला युद्ध हमने जीत लिया। कहने का मतलब है हम गद्दी पर बैठे 77 में, 11 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठे थे। ये युद्ध जो लड़ा गया है ये इसके सेनापति और संरक्षक भुवनमल और कैलाश की देखरेख में लड़ा गया है। ठीक है, सब चीज ध्यान रखनी है। और अब हमने पहला युद्ध जीत लिया। पहला युद्ध जीतने के बाद में हौसला बुलंद हो गया। इसके बाद में अब क्या होता है देखिए, एक जाति आती है, भारत देश, एक नदी निकलती है, जब भारत बनाते हैं छोटा सा बना देते भारत, ऐसे। तो एक नदी निकलती है सतलज नदी। सतलज नदी के इस पार में एक जाति रहती थी भंडानक। कौन सी जाति? भंडानक। इस भंडानक जाति का क्या काम था? इस भंडानक जाति का काम था लूटपाट करना और पैसे को लूटपाट करके ले जाना। अब गद्दी पे बैठा हुआ था कौन? हमारा शासक कौन? पृथ्वीराज थड। ठीक है। अब भंडानकों का विद्रोह बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब हम युद्ध पढ़ रहे हैं, या युद्ध नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं 1182 और भंडानकों का दमन। भंडानकों का दमन। पहली बात तो पहला क्वेश्चन है, भंडानक जाति निवास करती थी सतलज नदी के आसपास। सतलज नदी के आसपास से जो जाति आती थी वो भंडानकों का काम लूटपाट करना था। जैसे 4 विदेशी जाति हमने राजपूत उत्पत्ति के सिद्धांत में पढ़ी थी। तो भंडानकों का सब ये लीजिए, सब भंडानक आए। पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सेना को बहुत शानदार तरीके से सजाया। अब भंडानकों का जैसे आक्रमण हुआ तो इस पृथ्वीराज चौहान ने और 1182 में दमन कर दिया किसका? भंडानकों का। ठीक है साहब। अब जैसे ही भंडानकों का दमन होता है, अब यहाँ से कथा थोड़ी सी चेंज हो रही है। देखिए इनके नाना का नाम था अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर के सिर्फ 2 पुत्रियां थी, जिस एक पुत्री से उत्पन्न था पृथ्वीराज चौहान और एक पुत्री से उत्पन्न था, उसका नाम हम पढ़ते हैं तो जयचंद गढ़वाल। ठीक है ना, ये 2, और लड़का नहीं था। तो अब क्या होता है कि 2 पुत्र थे, इसके 2 लड़कियां थी। अनंगपाल तोमर की जो पुत्री है उससे एक से पैदा हुआ था पृथ्वीराज थड और एक से हुआ था जयचंद। अब पृथ्वीराज चौहान ये युद्ध जीत लिया, ये भंडानक जाति का दमन कर दिया। तो अब अनंगपाल तोमर सोचता है कि यार मेरा जो छोटा, मेरी पुत्री का छोटा जो लड़का है वो ज्यादा ताकतवर है बजाय जयचंद के। क्योंकि जयचंद का काम सिर्फ चुगली करना था, वो इधर उधर की बातें लाता था और पृथ्वीराज को ऐसा काम नहीं करता था। तो पृथ्वीराज चौहान को और अब दिल्ली का कार्यभार दे दिया किसको? पृथ्वीराज चौहान को। किसने? अनंगपाल तोमर ने। तो अब पृथ्वीराज चौहान ने अपनी 2 राजधानियां घोषित कर दी। पहली एक राजधानी हमारी कौन सी? अजमेर, और एक कौन सी है? दिल्ली। तो मैंने कल जो विग्रह चतुर्थ में क्वेश्चन पूछा था, दिल्ली को सर्वप्रथम राजधानी बनाने वाला चौहान शासक तो होगा पृथ्वीराज थड, और दिल्ली को जीतने वाला पहला चौहान शासक होगा तो विग्रह चतुर्थ। ठीक है ना। अब हमारी राजधानियां हो गई हैं कौन कौन सी? 2 राजधानियां। हमारा शासन चलता है कहाँ से? अजमेर से और दिल्ली से। अब क्या होता है कि एक दिन और हमारे दिल्ली से फौज हमारी और यहाँ आ रही है अजमेर, अदला बदली की जा रही है फौजों की, सैनिक टुकड़ियां लगाई जा रही है, अदला बदली की जा रही है। तो अब पृथ्वीराज चौहान के समकालीन कुछ स्थिति पढ़ते हैं। तो भंडानकों का दमन करने के बाद में और 2 राजधानियां हो गई। तो पृथ्वीराज चौहान की जो राजधानी है, मैं लिख देता हूँ राजधानी। हमारी राजधानी कितनी है? 2 राजधानी है। राजधानी 2, पहली कौन सी है? अजमेर, और दूसरी कौन सी है? दिल्ली। ठीक है साहब, 2 राजधानियां बना दी गई हैं। पहली राजधानी ये, दूसरी दिल्ली। अब देखो ये हमारा राजस्थान, समझना छोटा सा, थोड़ा सा हमारा 3-4 शक्तियां थी। दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ था इसका नाना अनंगपाल। यूपी में एक जगह पड़ती है कन्नौज, कन्नौज में गद्दी पर बैठा हुआ था, उसका नाम है जयचंद गढ़वाल। क्या नाम था? जयचंद, जो इसका मौसी का लड़का है, मौसेरा भाई है, गढ़वाल वंश है, जयचंद गढ़वाल।
यहाँ जगह पड़ती है महोबा, यूपी में पड़ती है महोबा, और महोबा की गद्दी पे बैठा हुआ था, उसका नाम है परमार्दी देव चंदेल। परमार्दी देव चंदेल, वंश चंदेल हो गया और राजा का नाम हो गया परमार्दी देव। यहाँ जयचंद हो गया, वंश का नाम हो गया गढ़वाल। यहाँ की अगर बात करते हैं हम इस जगह की, तो यहाँ गुजरात है। क्या है? गुजरात। और गुजरात में वही भीमदेव सेकंड बैठा हुआ है गद्दी पे। तो ये शक्तियां थी इसके समकालीन। आपसे पूछे पृथ्वीराज के समकालीन गुजरात का शासक था भीम या मूलराज सेकंड, कन्नौज का जयचंद गढ़वाल, महोबा का परमार्दी देव चंदेल। अब देखो सुनिए यहाँ से क्या घटना घटती है। हमारी सेना आ रही है, मान लेते हैं हम दिल्ली से, कन्नौज यहाँ बना देते हैं, दिल्ली यहाँ बना देते हैं, महोबा यहाँ बना देते हैं, ठीक है ना। सेना हमारी आ रही थी ऐसे, ठीक है साहब। तो सेना आ रही थी, तो यहाँ बीच में पड़ता है महोबा। तो महोबा में जैसे ही हम पहुंचते हैं, तो महोबा में शासक था महोबा का परमार्दी देव चंदेल। ये बात है 1182 ईस्वी की, ठीक है भाई। अब मैं 1182 में मैंने भंडाना को दमन, अब क्या होता है, राजधानियां दे दी, दो राजधानियां, फौजों की अदला बदली की जा रही है। 1182 में जैसे ही फौज, दिल्ली की फौज यहाँ इधर उधर हम लगा रहे हैं, राजधानियों में चेंज कर रहे हैं, तो महोबा में हमारे सैनिकों पर, आती हुई सैनिक टुकड़ी पर और महोबा के सैनिकों ने हमला कर दिया। अब महोबा में जब हमला हुआ तो हमारे कुछ सैनिक और बड़ी मुश्किल से बच करके और पृथ्वीराज के पास में आए, महाराज बचाओ, महाराज बचाओ, महाराज बचाओ। पृथ्वीराज ने कहा क्या हुआ? कि महाराज महोबा के शासक ने, महोबा की सेना ने हम पे आक्रमण कर दिया है। पृथ्वीराज बोला बिना बताए कि महाराज कोई सूचना नहीं है। तो पृथ्वीराज ने पत्र लिखा। किसको पत्र लिखा? परमार्दी देव चंदेल को। पत्र में लिखा था कि भाई बिना निमंत्रण दिए, बिना कुछ कहे और आपने आक्रमण कर दिया। तो परमार्दी देव चंदेल ने जो उत्तर दिया था वो कहा था कि राजाओं का काम युद्ध लड़ना होता है, ठीक है। बड़ा गुस्सा आया पृथ्वीराज को और पृथ्वीराज ने परमार्दी देव को बोल दिया कि फिर तो ठीक है, तैयार हो जा, मैं अपनी सेना को लेकर के चल रहा हूँ। अब मैं एक व्यक्ति आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, और ध्यान रखना जो अब यहाँ से सबसे खतरनाक जो बुद्धि है वो है आपका, ये लिख देता हूँ उस व्यक्ति को, चलो ये लिख लेते हैं, चंद्रवरदाई। मैंने आपको राजपूत उत्पत्ति के सिद्धांत में पढ़ाया था, चंद्रवरदाई। ये पृथ्वीराज चौहान की बुद्धि थी, ये काम दिमाग लगाता था ये, और उसकी भुजाओं में ताकत थी बहुत। पृथ्वीराज चौहान की तलवार का वजन था 80 किलोग्राम, ध्यान रखना 80 किलोग्राम वजन है पृथ्वीराज चौहान की तलवार का। उसकी बुद्धि चंद्रवरदाई, उसका परम मित्र चंद्रवरदाई। अब वो बड़ा हो चुका है। तो 1182 में और अब एक युद्ध होता है जिस युद्ध का नाम है महोबा युद्ध औलिक तुमुल युद्ध। महोबा युद्ध औलिक तुमुल युद्ध, ये महोबा में चढ़ाई कर दी है। देखिए ऐसा शासक जो दूसरे के राज्य में जाकर के चढ़ाई कर रहा है, तो महोबा का युद्ध हुआ। इधर से हमारी सेना पहुंचती है, अजमेर से हमारी सेना पहुंची, उसको बोल दिया कि मैं सेना लेकर के आ रहा हूँ, तैयार हो जा। तो हमने जो महोबा में जो हमने मुख्य केंद्र बिंदु बनाया था महोबा के युद्ध का, पृथ्वीराज चौहान का केंद्र बिंदु था, मुख्य बिंदु, वो मुख्य बिंदु था, ध्यान रखना, काम का है नारायण, नारायण, ठीक है ना। ये नारायण, एक नरैना और पड़ते हैं, नरैना जयपुर में जहाँ पर दादू पंथी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। ये नारायण स्थान महोबा में पड़ता है। यहाँ पर हमने और प्रमुख पीठ बना लिया, सॉरी प्रमुख मुख्य केंद्र बिंदु, जहाँ हमारी सेना रुकी थी, जहाँ से हमने युद्ध का संचालन केंद्र किया था। तो नारायण नामक स्थान पर हमारा पहला पड़ाव रहा है, पृथ्वीराज चौहान का पहला पड़ाव और मुख्य केंद्र बिंदु। इधर से परमार्दी देव चंदेल की सेना आ जाती है, ठीक है ना। अब सुनिए, परमार्दी देव चंदेल को कमांड किस बात का था? परमार्दी देव चंदेल के पास में टोटल 11 वीर सेनापति थे, 11 वीर सेनापति, जिनमें से 2 वीर सेनापतियों की ज्यादा चर्चा होती है। एक का नाम है आल्हा और एक का नाम है उदल, ठीक है भाई, आल्हा उदल। आल्हा उदल 2 सेनापति परमार्दी देव चंदेल के पास में। दोस्तों इनकी भुजाओं में इतनी ताकत थी कि ये किसी व्यक्ति को अगर ऊपर फेंकते थे तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य करते थे। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उसको फेंक देते थे, वो नीचे नहीं आए, ऐसी कहावत है, क्यों दंतियां हैं। तो आल्हा उदल उस टाइम पे इसके दरबार में नहीं थे, क्योंकि इसने और कुछ ऐसी कूटनीतिक चाल चली थी 11 वीरों के बीच में, जिससे आपस में अलग हो गए और ये दरबार को छोड़ करके निकल गए थे।
परमार्दी देव चंदेल ने पत्र लिख दिया था आला उदल को कि भाई सेनापतियों, मैं तो बहुत परेशान हूँ और आप लास्ट बार मेरा सहयोग करने के लिए आइए। तो आला उदल दोनों ने कहा कि हमने महाराज का नमक खाया है और हमें लास्ट के युद्ध में चलना चाहिए। तो आ जाते हैं आला उदल आ जाते हैं। इधर बहुत विशाल सेना, चर्चा बहुत ज्यादा पृथ्वीराज थर्ड की, क्योंकि खतरनाक शासक है, सबको हरा रहा है। तो आला उदल ने और परमार्दी देव चंदेल से कहा, परमार्दी देव चंदेल कहता है कि बड़ी टेंशन है, पृथ्वीराज को हराना नामुमकिन है। तो इनके जो शब्द रहे वो याद रखना, इनके शब्द रहे कि जब तक है आला उदल महाराज तुम्हें कौन सी पड़ी परवाह। ये शब्द कहे इन्होंने कि जब तक आला उदल है, जब तक तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इधर से आला उदल आ गए और इधर से पृथ्वीराज चौहान थर्ड अपनी सेना को लेकर के और चल दिया। ठीक है, तो साथ में चंद्रवरदाई है। चंद्रवरदाई ध्यान रखना है आपको, परम मित्र है, इसके दरबार का कवि है जिसने पृथ्वीराज रासो लिखी है। ठीक है, तो अब लड़ाई शुरू हुई। तो देखिए इनकी भुजाओं में मैंने बताया तो ताकत बहुत थी। तो इसने दोनों ने क्या किया, सेना मान लेते हैं यहाँ लड़ देते हैं युद्ध को। ये इधर बहुत ज्यादा सेना है और इधर ये दो वीर और इधर से सेना। इन्होंने आदमियों को पकड़ा और ऊपर फेंक दिया, आदमियों को पकड़ा ऊपर फेंक दिया। पृथ्वीराज चौहान की सेना खड़ी खड़ी देखने लगी, हो ये क्या है भाई, ये तो आदमियों को पकड़ते हैं फेंकते हैं, नीचे नहीं आते, इनसे तो हम जीत नहीं सकते हैं। फिर पृथ्वीराज चौहान ने सोचा कि ये तो बड़ी टेंशन हो गई यार, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, तो बहुत खतरनाक लड़ाके। तो पृथ्वीराज चौहान ने दिमाग लगाया और दिमाग लगा करके, दिमाग दे रहा है कौन, चंद्रवरदाई कि महाराज आप एक आदमी को घेर लीजिए। दोनों भाइयों को अलग अलग कर दिया, इधर आला कर दिया, इधर उदल कर दिया, दोनों भाई अलग अलग कर दिए। और यहाँ आला से लड़ाई चल रही है तो एक ऑर्डर निकलवा दिया गया कि युद्ध में उदल की मृत्यु हो गई, ऐसे कहलवा दिया, युद्ध में उदल की मृत्यु हुई। इधर दोनों को घेर लिया, ठीक है ना, तो दोनों अलग अलग कर दिए, दोनों भाई एक साथ में, मतलब उनको अलग अलग कर दिया। तो इधर क्या होता है, इसको अलग घेर लिया और इसको अलग घेर लिया। कुछ देर के बाद में इसको अकेला घेर करके और उदल की मृत्यु कर दी जाती है, हत्या हो गई इसकी, युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया उदल। जैसे ही इस बात की जानकारी परमार्दी देव की सेना को मिली तो ये